तो मित्रों, आज हम शुरू करेंगे अपना ज्योग्राफी का DQS फिफ्थ। ठीक है। 100 क्वेश्चंस आपके ऑलरेडी ज्योग्राफी के हो चुके हैं। टुडे वी विल कंप्लीट 125 क्वेश्चंस ऑफ इंटायर ज्योग्राफी, जिसमें आपका इंडियन ज्योग्राफी भी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी है, और उसके साथ साथ करंट अफेयर्स के साथ लिंक ज्योग्राफी प्लस फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन। इट इज अ सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म्ड आउट ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ ग्लेशियर्स। सेडिमेंट्री रॉक्स है, ग्लेशियर की डिपॉजिट से बनी हुई है। द गोंडवाना सिस्टम ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम इंडिया इज नोन टू हैव इट्स काउंटर पार्ट्स इन 6 डिफरेंट लैंड मासेस ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर। की जो गोंडवाना सेडिमेंट इंडिया में है, वो आपके सदर्न हेमिस्फीयर के 6 डिफरेंट लैंड मासेस में भी पाए जाते हैं। इट प्रोवाइड्स अनएम्बिग्यूअस एविडेंस ऑफ पैलियोक्लाइमेट्स एंड ऑल्सो ऑफ ड्रिफ्टिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स। तो भाई, हम किस तरह की जो है रॉक के बारे में बात कर रहे हैं? देखो, यहाँ पर एक ही तरह की रॉक है जो इन सारे आपके क्राइटेरिया को फुलफिल करती है, दैट इज टिल्टाइट। ठीक है। ये भाई आपकी क्या बोलते हैं, इस सारे के सारे जितने भी आपके क्राइटेरियाज हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सारे क्राइटेरियाज को आपकी टिल्टाइट ही फॉलो करती है। अभी कौन कौन से लैंड मासेस पाई जाती है भाई? आपके अफ्रीका में होती है। ठीक है। फॉकलैंड, जो आपके आइलैंड्स हैं मेडागास्कर के, वहां पर होती है। अंटार्कटिका में होती है, ऑस्ट्रेलिया में होती है, और इसके साथ साथ इंडिया में भी होती है। ठीक है, ये आपकी कुछ जगह है जहां पर ये आपकी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडर फॉलोइंग पैटर्न्स, यानी कि ड्रेनेज पैटर्न दे रखे हैं और आपको उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से मैच करना है, कौन से करेक्टली मैच है। तो सबसे पहला आ जाता है डेंड्रेटिक। मतलब रिवर ऑरिजिनेट फ्रॉम अ हिल एंड फ्लोज इन ऑल डायरेक्शंस। एक हिल जो है, उस वहां से भाई रिवर ओरिजिनेट की है और भाई वो सारी डायरेक्शंस में जा रही है। तो क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है। ठीक है। ये आपका डेंड्रेटिक नहीं होता। डेंड्रेटिक आपका कुछ इस तरीके का होता है, ये ब्रांचेस ऑफ ट्री को जो रिजेंबल करती है ना, वो होता है आपका डेंड्रेटिक। नेक्स्ट इज द रिवर डिस्चार्ज द वाटर फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस इन अ लेक और डिप्रेशन। भाई ये चारों डायरेक्शन है, यहाँ पर आपका बीच में लेक है, यहाँ से अंदर की तरफ पानी आता है, ये होता है सेंट्रीपिटल। तो भाई बिल्कुल सही, ये होता है आपका सेंट्रीपिटल। और ये वाला कौन सा था? ये होता है आपका रेडियल। और फिर सबसे लास्ट में ट्रेलिस, द प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर्स फ्लो पैरेलल टू ईच अदर एंड सेकेंडरी ट्रिब्यूटरीज जॉइन दम एट राइट एंगल। भाई जो प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज हैं रिवर की, वो एक दूसरे की क्या कर रही हैं? पैरेलल फ्लो कर रही हैं। और सेकेंडरी ट्रिब्यूटरीज क्या करती है? राइट एंगल पे उनको ज्वाइन करती है। तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। तो आंसर हुआ सेकेंड एंड थर्ड ओनली। क्वेश्चन नंबर 3, विथ रेफरेंस टू द अर्थ क्रस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर नॉट करेक्ट? नॉट करेक्ट पूछे गए आपसे। तो इट इज द आउटर थिन लेयर विद द थिकनेस ऑफ अप टू 200 किलोमीटर। तो भाई ये आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो आउटर क्रस्ट होती है आपकी, और जो क्रस्ट होती है उसकी कितनी लेंथ, उसकी कितनी थिकनेस रहती है? उसकी रहती है 30 to 50 किलोमीटर। और वो भी वेरी करती है, कहाँ पे वेरी करती है? कॉन्टिनेंट्स में कम होती है, सॉरी कॉन्टिनेंट्स में ज्यादा होती है, और जो आपकी ओशनिक क्रस्ट होती है वो थोड़ी कम होती है। ठीक है। द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज फॉर्म्ड बाय बसाल्टिक रॉक्स। भाई कॉन्टिनेंट्स में जो है नीचे भाई आपके वो बसाल्टिक रॉक्स हैं। तो भाई आप लोगों को पता होगा ये चीज कि कॉन्टिनेंट्स किससे फॉर्म होते हैं? कॉन्टिनेंट्स आपके फॉर्म होते हैं सियाल से। सियाल क्या होता है? सियाल होते हैं भाई आपके लाइटर सिलिकेट्स, मतलब कि सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, इनको सियाल कहा जाता है। और ये भाई आपके बने होते हैं ग्रेनाइटिक रॉक्स, ग्रेनाइट रॉक्स। उसी तरीके से ओशन फ्लोर्स आपके बने होते हैं सीमा के। सीमा मतलब अगेन सिलिका प्लस मैग्नीशियम, वो आपके होते हैं सीमा। और ये आपके हैवियर सिलिकेट्स होते हैं। ठीक है। तो भाई ये आपके बने होते हैं बसाल्टिक रॉक से। ये दोनों ही गलत हुए, 1 2 3 तीनों ही गलत। आगे बढ़ते हैं। द एयर इज सेड टू बी कंप्लीटली सेचुरेटेड व्हेन। सेचुरेशन का मतलब आप लोगों को पता होगा, जब भी कोई सॉल्यूशन है, फिर कोई भी चीज है जिसमें और ज्यादा चीज ना मिलाई जा सके, तो मतलब अपने सेचुरेशन पॉइंट पे पहुंच चुका है ना। ये आपका एक ग्लास है, इस ग्लास में आपका पानी पड़ा हुआ है, पानी के साथ आपने इसमें क्या किया? आपने इसमें शुगर डालनी स्टार्ट की। एक सर्टेन पॉइंट पे जो पानी है वो स्टॉप लेवल पे पहुंच जाएगा। यहाँ पे था, आपने शुगर डालनी स्टार्ट की, वो यहाँ पे पहुंच जाएगा। और फिर आप अगर आप उसमें 1 चम्मच चीनी और डालोगे, तो फिर वो क्या होगा? यहाँ से पानी जो बहने लगेगा। मतलब कि अपनी सेचुरेशन लेवल पे पहुंच चुका है, अब इसमें और कुछ मिलाया नहीं जा सकता। तो भाई एयर को हम कंप्लीटली सेचुरेटेड कब कहते हैं? एयर को हम कंप्लीटली सेचुरेटेड तब कहते हैं जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होती है 100% हो जाती है, तब तब भाई हम उसको क्या करते हैं? कंप्लीटली सेचुरेटेड बोलते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, स्फेरिकल शेप ऑफ अदर प्लैनेटरी बॉडीज। मतलब हमें क्या करना है? विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव प्रोवाइड एन एविडेंस फॉर अर्थ स्फेरिसिटी। कि भाई अर्थ हमारी जो है उसका स्फीयर शेप है, जियोइड जैसा शेप है उसका। तो भाई इसमें से कौन से स्टेटमेंट जो है एक तरीके से एविडेंस का काम करते हैं?
ऑब्जर्वेशन उसके लिए करेक्ट है। तो पहला क्या आता है भाई, स्पेरिकल शेप ऑफ द अदर प्लेनेटरी बॉडीज, तो भाई बिल्कुल सही। अगर हम टेलीस्कोप वगैरह से ऑब्जर्वेशन जो करते हैं उसमें सन मून बाकी सैटेलाइट जो है उन सब का एक सर्कुलर आउटलाइन हमको दिखता है ना, किसी भी एंगल से देखो आप। तो भाई इसके पता चलता है कि भाई ये सब स्फेयर्स हैं, और इसी एनालॉजी को फॉलो करते हुए हम ये कह सकते हैं कि भाई अर्थ हमारा जो है वो एक्सेप्शन नहीं है। तो भाई ये हमारा ट्रू होगा। सेकंड आता है डिफरेंट टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट एट डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग जगह पे सनराइज और सनसेट की अलग अलग क्या बोलते हैं टाइम का। तो देखो सन आपका सेट करता है, राइज करता है डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट टाइम्स पे करता है। तो हम सबको पता है कि भाई अर्थ का जो मूवमेंट होता है वो वेस्ट टू ईस्ट होता है, ठीक है। तो ईस्ट में जो जगह होती है वो क्या करती है, सन को पहले देखती हैं, और जो वेस्ट में जगह होती है वो सन को थोड़ा सा बाद में देखती है। तो अगर अर्थ फ्लैट होती तो पूरा का पूरा वर्ल्ड क्या कर रहा होता भाई, पूरा का पूरा वर्ल्ड एक साथ क्या देख रहा होता, एक साथ सनराइज और सनसेट को देख रहा होता। तो भाई ये भी आपका ट्रू है। और थर्ड आता है शेडो ऑफ अर्थ ऑन मून ड्यूरिंग लूनर इक्लिप्स, तो भाई लूनर इक्लिप्स के टाइम पे क्या होता है, जो अर्थ की शेडो होती है मून पे वो हमेशा सर्कुलर ही दिखती है। तो भाई ये भी क्या है आपका एक एविडेंस। तो भाई फर्स्ट टू एंड सेकंड एंड थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन विथ रेफरेंस टू मियंडर्स, मियंडर्स आप लोगों को पता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये जो अर्थ सॉरी रिवर होती है इस तरीके का फ्लो मेंटेन करती है सांप की तरह, स्नेक लाइक पैटर्न, इसको मियंडर्स बोलते हैं, है ना। पहला स्टेटमेंट है दे आर अ चैनल पैटर्न फ्रीक्वेंटली एसोसिएटेड विद द रिवर इन द यंग स्टेज। तो मेंढर एक आपका लैंड फॉर्म नहीं होता है, ये एक चैनल पैटर्न होता है, ये सब हम लोगों को पता है। तो भाई बड़े बड़े फ्लड और डेल्टा जो प्लेन्स होते हैं उनमें रिवर्स क्या करती है, स्ट्रेट होके जाती है, ठीक है। लेकिन ये जो लूप लाइक चैनल पैटर्न है जिनको मेंडर्स कहते हैं, ये आपके कई बार फ्लड और डेल्टा प्लेन्स में भी दिखाई जाती है, लेकिन ये आपके यंग स्टेज में नहीं, ओल्ड स्टेज में दिखाई जाती है, ठीक है। तो ये फॉल्स हुआ। सेकंड, झेलम फॉर्म्स अ मेंढर नियर श्रीनगर इन इट्स यूथफुल स्टेज, तो भाई हाँ, झेलम जो है भाई वो अपने यूथफुल स्टेज में मेंढर्स दिखाती है श्रीनगर के पास में, एंड इट इज एन एक्सेप्शन, ये एक एक्सेप्शन है, इसका होगा टू ओनली। क्वेश्चन नंबर 7, arrange the following states or UTs in descending order as per the area under mangrove forest। मैंग्रोव फॉरेस्ट आपको पता होगा डेल्टास के आसपास बनते हैं, इनमें जो ट्रीज होते हैं उनकी जो नोट्स होती हैं, जो रूट्स होते हैं वो वाटर लेवल के ऊपर होती हैं, पूरा का पूरा फॉरेस्ट आपका पानी में डूबा हुआ रहता है ना। मैंग्रोव फॉरेस्ट में यही होता है। तो भाई कौन कौन से स्टेट्स जो है उनमें डिसेंडिंग ऑर्डर है एरिया अंडर मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो देखो सबसे क्या बोलते हैं आपके इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, इसको हम कहते हैं ISFR 2021, इसके हिसाब से जो आपका मैंग्रोव कवर है वो कुछ इस प्रकार है। सबसे ज्यादा जो मैंग्रोव कवर है वो हमारे वेस्ट बंगाल के पास है, ठीक है। यहाँ वेस्ट बंगाल डिसेंडिंग ऑर्डर पूछना, हाँ ठीक है, वेस्ट बंगाल के पास सबसे ज्यादा हमारे पास में। और वेस्ट बंगाल के पास के बाद आता है ओके 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 गुजरात। वेस्ट बंगाल के बाद गुजरात आता है, फिर गुजरात के बाद में भाई आपका आता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, और फिर उसके बाद में आता है आपका महाराष्ट्र। तो आंसर विल बी 3 4 1 2। क्वेश्चन नंबर 8, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। अब देखो अगर आपने ओशनोग्राफी कवर की होगी तो भाई आपको पता होगा कि भाई कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होता है। ये आपका सिंपल से समझ लीजिए, ये आपका क्या होता है, कॉन्टिनेंट यहाँ पे खत्म हुआ, उसके बाद ये आपके लो लाइंग एरियाज होते हैं, ये आपके समुद्र के नीचे दबे होते हैं, और यहाँ से स्लोप स्टार्ट होता है और फिर यहाँ से कॉन्टिनेंटल राइज स्टार्ट होता है ना। तो ये पूरा का पूरा आपका समुद्र के नीचे ओशन के नीचे वाला एरिया है। अब ये जो एरियाज होते हैं ना आपके, इनको हम कॉन्टिनेंटल राइज कहते हैं क्योंकि ये शैलो डेप्थ वाले होते हैं। और ये होता है आपका कॉन्टिनेंटल ब्रेक, ये होता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, और ये होता है एक्सियल प्लेन, या फिर कॉन्टिनेंटल राइज यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। ये सारा का सारा आपका पानी के अंदर डूबा हुआ है। लेकिन ये जो एरिया होता है ना, ये किसी समय आपका हो सकता है पानी के नीचे ना हो, वाटर लेवल बढ़ गया तो भाई इस कॉन्टिनेंट के इलाके को क्या कर लिया, पानी ने कवर कर लिया। कल को ये भी हो सकता है कि भाई ये पानी कवर हो जाए तो इस एरिया को भी कवर कर ले। अगर इस एरिया को भी कवर कर लेगी तो भाई ये एरिया आपको कॉन्टिनेंटल शेल्फ हो जाएगा। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ की और स्टेटमेंट है दे आर द साइट्स ऑफ मेजर फिशिंग ग्राउंड्स, बिल्कुल सही। कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो होते हैं भाई यहाँ पर मेजर फिशिंग ग्राउंड्स होते हैं क्योंकि ये आपका शैलो वाटर वाले एरियाज होते हैं। दिस इज ट्रू। सेकंड, दे कंटेन वैल्यूएबल रिसोर्सेज सच एज ऑयल एंड गैस एंड मिनरल्स, तो भाई ये भी बिल्कुल सही है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ में आपके वैल्यूएबल रिसोर्सेज मिलते हैं, ऑयल्स एंड गैस के एक्सप्लोरेशन वगैरह यहाँ चलते रहते हैं। थर्ड आता है ट्रेंचेस अकर एट द बेस ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ, तो भाई ये आपका बिल्कुल गलत। ट्रेंचेस जो होती हैं वो डीपेस्ट पार्ट होते हैं, आपका कॉन्टिनेंटल राइज हुआ, आपका एब्समल प्लेन हुए, और फिर यहाँ पर क्या होता है भाई आपकी ट्रेंचेस वगैरह बन जाती हैं जो इस सरफेस से कम 10 12 किलोमीटर डाउन होती हैं, खाइयां होती हैं। तो भाई ट्रेंचेस आपका एब्समल प्लेन के आगे होती हैं। तो दिस इज फॉल्स, 1 and 2।
नेक्स्ट आता है डून्स या फिर दून्स, जो भी है फॉर्मेशन आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच पार्ट ऑफ द हिमालयाज। दून का फॉर्मेशन कहाँ होता है? तो भाई हमें पता है कि हिमाचल और जो उत्तरांचल हिमालयाज हैं, जो आपके लोअर हिमालयाज आ जाते हैं, ये कुछ एरियाज होते हैं जहां पर आपके दून का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, शिवालिक हिल्स के पास में दून्स आपकी क्या होती हैं? दून्स आपकी लॉन्गिट्यूडनल वैलीज होती हैं, जो अपने साथ क्या करती हैं, बहुत सारा सिल्ट और सेडिमेंट इनमें जमा हुआ होता है। Next, which of the following can be attributed to the passing of Tropic of Cancer roughly through the central part of India? वह जो Tropic of Cancer है वो इंडिया के बीच में से निकलती है, तो भाई उनमें से हम कुछ रीजनिंग जो है डेवलप कर सकते हैं। कैसे? As compared to northern India, southern India experiences high temperature throughout the year with small daily and annual range। तो भाई ये हमारा क्या है, अगर हम इसको अपना इंडिया समझ लें, यहाँ से आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ आपका ट्रॉपिक सॉरी इक्वेटर आ जाती है, और यहाँ कहीं आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आ जाती है ना। तो इंडिया को क्या है, दो हाफ पार्ट में डिवाइड कर दिया, ये जो आपका ट्रॉपिकल एरिया आ गया और ये आपका टेम्परेट एरिया। ठीक है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर वाला टेम्परेट, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे वाला हो गया आपका ट्रॉपिकल एरिया। तो पहला क्वेश्चन है कि भाई नॉर्दर्न इंडिया के कंपैरिजन में जो सदर्न इंडिया है वहां पर हाई टेम्परेचर आते हैं थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, इतना कोई चेंज नहीं आता है इनके अंदर। तो भाई ये तो क्या बोलते हैं, बिल्कुल गलत है। आप लोगों को पता है कि इंडिया के जो क्लाइमेट के फैक्टर्स हैं वो लोकेशन और रिलीफ पे डिपेंड करते हैं, इसके साथ एयर प्रेशर और विंड पे भी डिपेंड करते हैं। ठीक है, वन सेकेंड वन सेकेंड। हाँ, सॉरी सॉरी, मैं एक्सट्रीम टेम्परेचर समझ रहा था, हाई टेम्परेचर इज अ डिफरेंट थिंग। तो भाई सदर्न जो आपका पार्ट होता है यहाँ पर हाई टेम्परेचर होता है, यहाँ गर्मी ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि इक्वेटर से पास होते हैं और इसके साथ साथ मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑफ सी भी यहाँ पर एक्ट करता है। लेकिन अगर हम एक्सट्रीम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, भाई एकदम बहुत ज्यादा गर्मी और एकदम बहुत ज्यादा सर्दी, वो आपको नदर्न इंडिया में दिखाई देता है। ठीक है, यहाँ पर आपके हाई टेम्परेचर रहते हैं, और यहाँ पर जो डेली और एनुअल रेंज होती है भाई वो भी क्या रहती है, आपकी मॉडरेट रहती है। सो दिस विल बी ट्रू। नेक्स्ट, इंटायर इंडिया ऑब्जर्व्स ओवरहेड सन ऑन द समर सोलिस्टिस ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो भाई ये तो गलत है। ठीक है, इंडिया जो है भाई आपका क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, अगर हम उनके डिवीजन को देखें तो, है ना। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है भाई, वो लास्ट जगह होती है जहां सन की रेज पड़ती है। ठीक है, तो स्टेटमेंट टू आपका गलत होगा। इंटायर इंडिया तो भाई क्या करता है, समर सोलिस्टिस पे नदर्न हेमिस्फीयर क्या बोलते हैं, ओवरहेड सन नहीं करता, सिर्फ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक करता है। उसके ऊपर सन की रेस क्या जाती है, स्लैंट जाती है। तो इसका होगा भाई वन ओनली। नेक्स्ट, विथ रेफरेंस टू द सोलर सिस्टम, which of the following statement is or correct? तो ऑल प्लैनेट्स ऑर्बिट अराउंड द सन इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, पहला स्टेटमेंट हम आपका कह सकते हैं, लेकिन मुझे मतलब सारे प्लैनेट्स तो नहीं, क्योंकि आपका एक प्लैनेट है, कौन सा, वीनस शायद। वीनस आपका रेट्रोगाइड डायरेक्शन में जाता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता है। ठीक है, सो दिस विल बी फॉल्स। नेक्स्ट, ऑल अदर प्लैनेट्स हैव डेंसिटी लेस देन दैट ऑफ अर्थ। तो भाई अर्थ की हायर डेंसिटी है। सेकंड डेंसिटी आती है आपकी मर्क्यूरी की, तो भाई ये आपका ट्रू है। और थर्ड आता है ऑल प्लैनेट्स हैव एटलीस्ट वन नेचुरल सैटेलाइट। तो भाई ये करेक्ट है, मरकरी और वीनस के अलावा बाकी सारे प्लैनेट्स हैं उनके पास क्या होता है भाई, नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। तो भाई इसका आंसर आएगा आपका 2 and 3 ओनली। नेक्स्ट, वन सेकेंड। ऑल प्लैनेट्स हैव एटलीस्ट वन नेचुरल सैटेलाइट, हाँ तो ये फॉल्स होगा ना, ट्रू क्या होगा? तो आपका 2 ओनली है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू इनकमिंग सोलर रेडिएशन। इनकमिंग सोलर रेडिएशन को हम लोग क्या बोलते हैं? इनकमिंग सोलर रेडिएशन के लिए एक टर्म होता है जिसको कहा जाता है इंसोलेशन। ठीक है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन, द इंसोलेशन रिसीव्ड बाय अर्थ इज मोर एट द एपिहेलियन देन एट द पेरिहेलियन। तो भाई ये आपका स्टेटमेंट गलत है। आपको पता है एपिहेलियन पेरिहेलियन क्या होता है? भाई ये आपका सन होता है। इसको हम कुछ इस तरीके से समझते हैं, ये आपका सन होता है, अर्थ ऑर्बिट में घूमती है। कई बार वो क्या होती है, एक ऐसा पॉइंट आता है जब वो सन के सबसे पास होती है, और एक ऐसा पॉइंट आता है रेवोल्यूशन करते हुए, वही वो जब क्या होती है, सन के सबसे ज्यादा दूर होती है। तो इन्हीं प्रोसेस को हम एपीहेलियन और पेरीहेलियन कहते हैं। ठीक है, जब आपकी अर्थ सन के नियरेस्ट होती है तो इसको पेरीहेलियन कहा जाता है, और जब सबसे फारदेस्ट होती है तब उसको एपीहेलियन कहा जाता है। ठीक है, तो इंसुलेशन जो भाई अर्थ को मिलती है एपीहेलियन पे वो ज्यादा होती है पेरीहेलियन के मुकाबले। तो भाई पहला स्टेटमेंट गलत है आपका। अर्थ को जो इंसुलेशन होती है भाई वो पेरीहेलियन पे ज्यादा मिलती है एपीहेलियन के मुकाबले। ठीक है, दूसरा, द इक्वेटर रिसीव्स कंपेरेटिवली लेस इंसुलेशन
देन द ट्रॉपिक्स। इक्वेटर जो है हमारा ये, और ये हमारे ट्रॉपिक्स होते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इक्वेटर को क्या है भाई, ज्यादा इंसोलेशन, सॉरी लेस इंसोलेशन मिलता है एज कंपेयर टू ट्रॉपिक्स। तो भाई ये भी हम कह सकते हैं। ठीक है। मैक्सिमम इंसोलेशन जो होता है भाई आपका, वो कहाँ मिलता है भाई, वो आपको मिलता है इक्वेटर से 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ, ऊपर की तरफ, ट्रॉपिक्स की तरफ, एकदम इक्वेटर पे मैक्सिमम इंसोलेशन नहीं मिलता। तो भाई ये भी फॉल्स है। मतलब ये ट्रू है, ट्रू ओनली। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग लोकल विंड्स। कुछ लोकल विंड्स हैं आपकी, जैसे कि भाई सिरोको, मिस्टल, फॉयन और चिनूक। विच ऑफ द विंड्स मेंशन्ड अबव ब्लो ओवर द टेम्परेट कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट। ये भाई कौन कौन सी भाई आपकी जो विंड्स हैं, जो टेम्परेट क्लाइमेट क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट में क्या करती हैं, ब्लो करती हैं। तो भाई इसमें आ जाता है आपका कौन सा, फॉयन और चिनूक। सिरोको और मिस्ट्रल जो है भाई आपका, वो टेम्परेट कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट में क्या बोलते हैं, ब्लो नहीं करती, सिर्फ फॉयन और चिनूक करती है। ठीक है। फॉयन कहाँ पे करती है, स्विट्जरलैंड के आसपास, और शिनूक कहाँ करती है, रॉकीज जो माउंटेन्स हैं वहां के ईस्टर्न स्लोप्स। तो भाई ऑप्शन वन। क्वेश्चन नंबर 40। Which of the following reasons may be attributed to excessive cold in North India during the winter season? विंटर सीजन के टाइम नॉर्थ इंडिया में किस रीजन की वजह से बहुत ज्यादा सर्दी होती है? पहला, कॉन्टिनेलिटी ऑफ द नॉर्थ इंडियन रीजन। तो भाई बिल्कुल सही। आपके कुछ स्टेट्स हैं लाइक पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, ये क्या करते हैं, ये भाई सी से बहुत ज्यादा दूर, सी से बहुत ज्यादा दूर है। तो इनपे क्या होता है कि कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट का जो क्या बोलते हैं मॉडरेटिंग इफेक्ट होता है, वो ज्यादा नहीं पड़ता। तो भाई ये आपका ट्रू हो गया। दूसरा, स्नोफॉल इन द हिमालयन रेंजेस। ये भी भाई बिल्कुल सही है, हिमालयन रेंजेस में जो स्नोफॉल होता है वो भी कोल्ड वेव की सिचुएशन क्रिएट करता है। और थर्ड आता है, कोल्ड विंड्स कमिंग फ्रॉम द कैस्पियन सी। फरवरी के अराउंड क्या होता है, फरवरी के अराउंड कोल्ड विंड्स जो होती है भाई, वो कैस्पियन सी से, तुर्कमेनिस्तान से, यानी कि सेंट्रल एशिया से आती हैं और अपने साथ बहुत सारा फ्रॉस्ट और फॉग लेके आती हैं। तो भाई ये भी आपका सही है। तो भाई 1 2 and 3। क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द टर्म ग्रेविटी एनोमली। ग्रेविटी एनोमली भाई किसे कहा जाता है? सिंपल सा मतलब है, इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ ग्रेविटी एंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल फोर्स अगर हम देखा जाए तो भाई पूरी अर्थ पे इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, सारे लैटिट्यूड्स पे इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है। पोल्स के पास में ये ज्यादा होता है और इक्वेटर के पास में ये कम होता है। क्यों? बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर एट द इक्वेटर बीइंग ग्रेटर देन एट द पोल्स। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब ग्रेविटी की वैल्यू भाई यहाँ पर मास ऑफ मटेरियल के हिसाब से भी डिपेंडेंट करती है। तो अनइवन जो डिस्ट्रीब्यूशन है मास ऑफ मटेरियल का, वो भी बहुत ज्यादा फैक्टर क्रिएट करता है। तो भाई ग्रेविटी की जो रीडिंग है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड होती है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि भाई, यहाँ पर सिंपल सी चीज होती है कि भाई ऑब्जर्व्ड वैल्यू ग्रेविटी अलग होती है और एक्सपेक्टेड वैल्यू अलग हो जाती है। इसी को हम ग्रेविटी एनोमली कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। सबसे पहला, दे आर मेड अप ऑफ कोरल डिपॉजिट्स। कोरल डिपॉजिट्स को हम क्या बोलते हैं, मूंगे की जो चट्टानें होती हैं वो आपकी होती हैं कोरल के डिपॉजिट्स। तो भाई पहला स्टेटमेंट जो आपका है वो सही है, उसके द्वारा बना हुआ। दे आर लोकेटेड ऑफ द कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। तो भाई पहला, सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत है। जो आपका लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं भाई आपके, ये क्या बोलते हैं, ईस्ट वेस्टर्न घाट साइड बने हुए है ना। तो भाई तमिलनाडु के कोस्ट पे तो नहीं है, तमिलनाडु का ईस्ट साइड आता है। और फिर दीज आइलैंड्स आर डिवाइडेड बाय द 10 डिग्री चैनल। तो भाई ये भी आपका क्या बोलते हैं, गलत है। पूरे का पूरे जो आइलैंड ग्रुप्स हैं वो 11 डिग्री चैनल है, उससे सेपरेटेड है। तो भाई नॉट करेक्ट में आएगा आपका 2 and 3 ऑन। नाउ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इक्वेटर पासेस थ्रू द एशियन कॉन्टिनेंट। क्या इक्वेटर यहां से पास करती है? तो भाई पहला स्टेटमेंट आपका सही है। इक्वेटर कहाँ कहाँ से पास करती है? ऑस्ट्रेलिया से करती है, उसके साथ साथ साउथ अमेरिका से करती है, अफ्रीका से करती है और एशिया से भी पास करती है। इमेजिनरी लाइन है जिससे हम वर्ल्ड को क्या करते हैं, नदर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। इसके साथ साथ हाँ, एशिया में कहाँ से करती है भाई, एशिया में ये करती है मालदीव, माल मालदीव से करती है, हाँ मालदीव से करती है, और इंडोनेशिया। फिर नो इंडियन रिवर पासिस थ्रू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस। तो भाई ये स्टेटमेंट भी भाई आपका गलत है। माही जो रिवर है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से 2 बार पास करती है।
ठीक है। और अगर हम इक्वेटर की बात करें तो भाई एक रिवर है, उसका नाम है कॉन्गो, अफ्रीका में। वो इक्वेटर से 2 बार पास करती है। तो इसमें आएगा भाई आपका नॉट करेक्ट, भाई आपका आएगा नीदर वन नॉर टू। एक सेकेंड, मेरा दिमाग कहीं का कहीं चलता है। पहला वाला आपका सही है, ऑप्शन आएगा वन ऑन। फिर कैसे द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स और द द्वार फॉर्मेशन, द्वार फॉर्मेशन होता है भाई आपका, ठीक है, आपके पहला क्वेश्चन है, देयर एल्यूवियल फ्लड प्लेन्स फाउंड इन दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालयाज। तो भाई ये बिल्कुल सही है। द्वार आपके एल्यूवियल फ्लड प्लेन्स होते हैं जो भाई हिमालयाज के फुटहिल्स में मिलते हैं, नॉर्थ ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन में मिलते हैं, और ये आपके बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं किस चीज के लिए, टी के प्लांटेशन के लिए। ठीक है, तो भाई फॉल्स क्यों कर देता हूँ, ट्रू है, और ये भी आपका क्या है, ट्रू है। ठीक है, नाउ संकोच रिवर डिवाइड्स इट इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न द्वार। तो भाई ये भी बिल्कुल सही है। जो संकोच रिवर है भाई आपकी, वो क्या बोलते हैं, ईस्टर्न और वेस्टर्न द्वार में क्या करते हैं, डिवीजन आपकी क्रिएट करते हैं। दिस विल बी ट्रू, तो वन टू एंड थ्री। नाउ कमिंग टू द 19th क्वेश्चन, consider the following rivers, of which of the following is correct decreasing order of the catchment area of the rivers given above। कैचमेंट एरिया क्या होता है, कैचमेंट एरिया वो एरिया होता है लैंड का, लैंड एरिया होता है भाई जहां पर क्या करती है रिवर, क्या करती है, पानी को कलेक्ट करती है जब बारिश होती है तब। खासकर आसपास हिल्स वगैरह या फिर एलिवेटेड एरिया होता है, जिसकी वजह से पानी क्या होता है भाई, वो रिवर के अंदर आ जाता है, और तो भाई सॉइल के जरिए अंडरग्राउंड आ सकता है, ऊपर से आ सकता है, किसी भी रीजन से आ सकता है। तो वो कैचमेंट एरिया होता है। तो भाई कैचमेंट एरिया की अगर हम बात करें तो भाई इनका करेक्ट ऑर्डर क्या है, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या है, मतलब सबसे ज्यादा कैचमेंट एरिया किसका है, सबसे ज्यादा कैचमेंट एरिया भाई आपका कृष्णा रिवर का, कृष्णा रिवर। ठीक है, कृष्णा रिवर का कितना क्या कैचमेंट एरिया है, इसका आ जाता है भाई तकरीबन 258948 के आसपास है। फिर उसके बाद में सेकंड आता है भाई आपका ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ब्रह्मपुत्र के बाद में महानदी आता है, ब्रह्मपुत्र का आपका कैचमेंट एरिया आ जाता है 19 के आसपास, 191143, और महानदी का आता है, महानदी का समथिंग अराउंड 4141589। ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर में होता है। तो भाई 213। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विद रेफरेंस टू द एंटी साइक्लोन। साइक्लोन्स को अब आप लोगों ने पढ़ा होगा, साइक्लोन्स के साथ में एंटी साइक्लोन्स भी आते हैं, अपोजिट होते हैं भाई साइक्लोन्स। ठीक है, साइक्लोन्स में क्या होता है भाई, साइक्लोन्स में भाई आपके लो प्रेशर सेंटर होता है सेंटर में, एंटी साइक्लोन्स में हाई प्रेशर सेंटर रहता है सेंटर में, और प्रेशर ग्रेडियंट जो रहता है भाई आपका बहुत कम होता है, विंड्स हमेशा हल्की हल्की चलती है। तो भाई दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय क्लियर स्काईज एंड काम एयर, बिल्कुल सही भाई। आसमान साफ होता है, चटक धूप निकली होती है, हवाएं बहुत आराम आराम से चलती हैं। और फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, विंड्स इन एंटी साइक्लोन्स ब्लो एंटी क्लॉकवाइज इन नदर्न हेमिस्फीयर एंड क्लॉकवाइज इन सदर्न हेमिस्फीयर। तो भाई ये बिल्कुल गलत। विंड्स क्या करती है भाई आपकी, आउटवर्ड ब्लो करती हैं, बाहर की तरफ ब्लो करती हैं एंटी क्या बोलते हैं साइक्लोन्स। ठीक है, और वो क्लॉकवाइज करती हैं भाई कहाँ, नदर्न हेमिस्फीयर में, और एंटी क्लॉकवाइज कहाँ करती हैं, सदर्न हेमिस्फीयर। तो भाई वन ओनली। नेक्स्ट, दिस नेशनल पार्क इज लोकेटेड along the western ghats in the state of Karnataka। वेस्टर्न घाट्स के पास में है। Three important rivers, the Tung, Bhadra, and Netravati, are said to have their origin here. The animals found there include Malabar cypress, wild dogs, and sloth bears and spotted deer। हम किसकी बात कर रहे हैं, तो भाई एक ही नेशनल पार्क है जो इस क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, दैट इज कुद्रेमुख नेशनल पार्क। ये आपका दक्षिण कनाडा में उडुपी और चिकमगलूर जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर सिचुएटेड है। ठीक है, वेस्टर्न घाट्स में है। तुंगभद्रा और नेत्रावती भाई यहाँ से जो है उनका ओरिजिन यहाँ से होता है। अब इरा विकुलम नेशनल पार्क है, ये कहाँ पर है, ये भाई केरला में पड़ता है। ठीक है, वेस्टर्न घाट्स में। और बेंगलुरु बानेरघाटा, सॉरी बेंगलुरु बानेरघाटा नेशनल पार्क आपका बेंगलोर में पड़ता है। ठीक है, और नामेरी नेशनल पार्क है भाई आपका, ये कहाँ पड़ता है, ये आपका आता है ईस्टर्न हिमालयाज में ही आता है, ये असम में आता है। चलिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर उसकी स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा, लेयर्स आपने पढ़ी होंगी। तो पहला, थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फेयर इज ग्रेटेस्ट एट द इक्वेटर। स्टेटमेंट वन आपका बिल्कुल सही है। जो ट्रोपोस्फेयर होती है भाई आपकी, वो सरफेस से लगी हुई लेयर होती है, होराइजन से लगी हुई लेयर होती है, उसको हम ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं। उसका जो ब्रेक होता है भाई वो होता है ट्रोपोपॉज। तो भाई लोअर मोस्ट लेयर होती है एटमॉस्फेयर की, इसकी एवरेज हाइट कितनी होती है, 13 to 15 किलोमीटर रहती है। ठीक है, और पोल्स पे इसकी हाइट होती है 8 किलोमीटर के आसपास, और इक्वेटर पे तकरीबन 18 किलोमीटर तक
पहुंच जाती है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट ये हो गया। दूसरा, द टेम्परेचर विद इन द मीजोस्फीयर इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन एल्टीट्यूड। मीजोस्फीयर जो आपकी लेयर होती है भाई, आपकी जो स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर होती है, उसमें क्या होता है कि भाई टेम्परेचर जो है भाई आपका वो इंक्रीज करता है विद इंक्रीज इन एल्टीट्यूड। तो भाई बिल्कुल गलत है। ठीक है, आपकी मीजोस्फीयर कहां तक आती है? मीजोस्फीयर की सरफेस से हाइट रहती है 80 किलोमीटर तक। ठीक है, इस लेयर में टेम्परेचर क्या करता है? डिक्रीज करना स्टार्ट कर देता है विद इंक्रीज इन एल्टीट्यूड, और फिर उसके बाद में एक कांस्टेंट लेयर पे ये पहुंच जाता है। ठीक है, तो भाई डिक्रीज करता है टेम्परेचर आपका, इंक्रीज नहीं करता। तो भाई ये फॉल्स हो गया, तो मतलब वन ओनली। अब आते हैं भाई हमारा 23rd क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू पीटलैंड्स। पीटलैंड जो होते हैं उनके बारे में पूछा गया है। तो भाई पीटलैंड्स आपकी कौन सी कैटेगरी में आते हैं? पीटलैंड्स आते हैं भाई आपके परमाफ्रॉस्ट कैटेगरी में। ठीक है, कुछ नई स्टडी हुई है इसके बारे में। तो ये फ्रोजन एरियाज होते हैं, कार्बन स्टोरिंग एक्सपेंसेस होते हैं, यूरोप और वेस्टर्न साइबेरिया में जनरली ये पाए जाते हैं। तो भाई दे ऑक्यूपाई मोर देन 10% ऑफ द ग्लोबल लैंड सरफेस। तो भाई ये तो आपका बिल्कुल गलत है, इनके पास कितना एरिया है? 3% है। फॉल्स। सेकेंड, दे हैव वाटर लॉक कंडीशन विच लिमिट माइक्रोबियल डिके ऑफ डेड प्लांट्स मटेरियल्स रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। तो भाई ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इनके पास वाटर लॉक कंडीशन जो होती है वो पाई जाती है जनरली। ये आपके वेटलैंड्स की कैटेगरी में भी आते हैं, है ना? तो भाई इसका आंसर टू ओनली। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, which of the following statement with regard to the effects of consider the following statement with regard to the effects of propagation of earthquake waves। earthquake waves वही आपकी किस तरीके से प्रोपोगेट करती हैं, उसके रिस्पेक्ट में हमें देखना है। पहला, प्राइमरी वेव्स क्रिएट ट्रफ्स एंड क्रैश इन द मटेरियल। तो भाई ये आपका बिल्कुल गलत है। प्राइमरी वेव्स जिनको हम पी वेव्स कहते हैं, ये क्या करती हैं? वेव के डायरेक्शन के पैरेलल मूव करती हैं। ठीक है, ये उसके वेव के डायरेक्शन के पैरेलल वाइब्रेट करती हैं, और ये मटेरियल में क्या करती हैं? डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन में प्रेशर एक्सर्ट करती हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है? डेंसिटी डिफरेंस आता है। तो भाई स्ट्रेचिंग हो जाती है मटेरियल की और स्क्वीजिंग हो जाती है। तो भाई ये आपका गलत है। दूसरा, सेकेंडरी वेव्स कॉज स्ट्रेचिंग एंड स्क्वीजिंग द मटेरियल। तो भाई ये तो बिल्कुल ही गलत है। सेकेंडरी वेव्स आपके क्या करती हैं? ट्रफ्स और क्रैश जो होती हैं वो क्रिएट करती है। दोनों ही गलत, बोथ वन एंड टू। सॉरी, नीदर वन नॉट। सब द लास्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। जियोमॉर्फिक प्रोसेस आपको पता है? ठीक है, कौन कौन से होते हैं? एंडोजेनिक होते हैं और एक्सोजेनिक होते हैं। जहां पर एक्सोजेनिक, सॉरी, जहां पर आपके क्या बोलते हैं, आउटर फोर्सेस होती हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट करती हैं, उनको हम एक्सोजेनिक फोर्सेस बोलते हैं। ठीक है, और जहां पर आगे आपकी इंटरनल फोर्सेस एक्ट करती हैं, वहां हम क्या करते हैं? एंडोजेनिक फोर्सेस करते हैं, बोलते हैं। अब आपका ये कहाँ एक्ट करती हैं? तो ये आपके अर्थ के सरफेस पे करते हैं। अर्थ का सरफेस आपको पता है भाई, इरोजन विरोजन सब तरीके की चीजें होती रहती हैं, है ना? तो जहां पर एक्सटर्नल फोर्सेस का हेल्प हुआ, वहां पर क्या होगा भाई? वहां पर आपका उसको बोला जाएगा एक्सोजेनिक। जहां पर इंटरनल का हुआ, वहां बोलेंगे एंडोजेनिक। तो पहला क्वेश्चन आता है, द एक्सोजेनिक फोर्सेस डिराइव देयर एनर्जी मेनली फ्रॉम विद इन द अर्थ व्हाइल द एंडोजेनिक फोर्सेस डिराइव देयर एनर्जी फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। तो भाई गलत है ना, बिल्कुल, है ना? आपकी जो एंडोजेनिक फोर्सेस होती हैं, ये आपकी एनर्जी कहां से डिराइव करती हैं? विद इन द अर्थ, मतलब इंटरनल से। और एक्सोजेनिक फोर्स कहां करती है? फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, मतलब एक्सटर्नल। सेकंड आता है आपका, द एक्शंस ऑफ एक्सोजेनिक फोर्सेस कंटिन्यूअसली एलिवेट द पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस। जो आपके एक्सोजेनिक फोर्सेस होते हैं उसकी वजह से अर्थ का सरफेस ऊपर उठ जाता है, व्हाइल एक्शंस ऑफ एंडोजेनिक फोर्सेस लीड्स टू द वेयरिंग डाउन ऑफ रिलीफ एंड फिलिंग अप ऑफ डिप्रेशन। तो भाई ये भी आपका बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि जो आपके एक्सोजेनिक फोर्सेस होती हैं वो क्या करती हैं? उसकी वजह से आपका लैंड का वेयरिंग डाउन होता है, जिसको हम बोलते हैं डिग्रेडेशन। ठीक है, वो होता है रिलीफ का, एलिवेशंस का, और फिलिंग अप जो होता है क्या बोलते हैं, फिलिंग अप हो जाता है भाई आपका बेसिन्स का, डिप्रेशन पे, अर्थ के सरफेस। ठीक है, और एंडोजेनिक फोर्सेस आपके क्या करती हैं? एंडोजेनिक फोर्सेस क्या करती हैं? कंटिन्यूअसली एलिवेट करती हैं या फिर अर्थ के सरफेस को बिल्ड अप करती हैं। ठीक है, तो भाई ये आपका गलत है, मतलब नीदर वन नॉर टू आपका आंसर। ठीक है, तो भाई यहाँ पर आपका जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी का हमारा क्यूएस फिफ्थ खत्म हो चुका। हमने 125 क्वेश्चंस कर लिए भाई। 125 क्वेश्चंस बहुत होते हैं, और जैसा मैंने आपको बताया कि भाई एग्जाम होने से पहले तक भाई हम तकरीबन 500 क्वेश्चंस जो है इंटायर ज्योग्राफी के साथ साथ सारे सब्जेक्ट्स के हम कर लेंगे। तो भाई आप लोगों को क्या करना है, बस भाई रात को सोने से पहले 1 घंटा दे दो। 1 घंटा तो बहुत हो जाएगा, खैर आधा घंटा दे दो, हाफ एन आवर। आधे घंटे में भाई आपका ये पूरी की पूरी 25 क्वेश्चंस कर लो अच्छे से, सोच के समझ के।
ठीक है, जो एक्सप्लेनेशन मैंने किया है उसको अच्छे से देख लो, इनके नोट्स बनाओ, बहुत सारे काम आएंगे भाई ये सारी चीजें। ये क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं एनडीए में, सीडीएस में, सीएपीएफ में, और इवन सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। ये सब के सब यूपीएससी लेवल के क्वेश्चंस है। ठीक है, समझदार हैं आप लोग, पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। वी आर हैविंग अराउंड 45 डेज ओनली। 40-45 दिन बचे हुए हैं भाई, 40-45 दिन में मेहनत दबा के कर लो। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, टेलीग्राम ग्रुप्स पे हमारे डेली ये आपके एक्सप्लेनेशन वीडियोस हैं, इनको शेयर किया जाता है। इसके साथ साथ जो इनकी पीडीएफ्स हैं वो भी शेयर की जाती है। तो भाई पीडीएफ भी आप लोग डाउनलोड करके रख सकते हो, उनके प्रिंट आउट ले सकते हो, या फिर जो भी आपको करना है। एंड अपने क्वेश्चन बैंक बनाओ, ये क्वेश्चन बैंक आपको बहुत हेल्प करेगा, नॉट ओनली फॉर दिस सीडीएस। ऐसा नहीं है कि भाई अगर अनफॉर्चुनेटली आपका ये वाला सीडीएस क्लियर नहीं होता, एनडीए क्लियर नहीं होता, तो भाई ये परमानेंट काम आएंगे। ठीक है, ये चीजें चेंज नहीं होती, ये क्वेश्चन वहीं से आते हैं घुमा फिरा के। ठीक है, तो भाई बहुत सारे लोगों ने पूछा था मुझसे, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे मैसेज आ जाते हैं कि भाई सर नए इस बैच में एडमिशन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो भाई इस बैच का जो एडमिशन है दे आर क्लोज। एक सर्टेन पॉइंट के बाद में भाई एडमिशन जो है वो मैं नहीं ले सकता बैच में, क्योंकि बैच की रिदम बिगड़ जाती है, आप लोगों को भी समझ नहीं आएगा। तो इट्स बेटर कि भाई हमारा क्या है कि नेक्स्ट बैच अक्टूबर से स्टार्ट होगा। अक्टूबर 2023 से स्टार्ट होगा। 3 सितंबर को आपका क्या है, सीडीएस खत्म हो जाएगा, सीडीएस हो जाएगा, एनडीए खत्म हो जाएगा। तो सीडीएस एनडीए का जो नेक्स्ट बैच है उसके एनरोलमेंट हम क्या करेंगे, सितंबर फर्स्ट वीक से स्टार्ट करेंगे। और पूरे अक्टूबर में भाई उसके जो है एनरोलमेंट चलेंगे, सॉरी पूरे सितंबर में एनरोलमेंट चलेंगे। और 1 अक्टूबर से जो है भाई हम नया बैच स्टार्ट करेंगे, जो आपका 90 डेज का हो। 90 डेज का बैच होगा, और प्लस आपके जो भी रिमेनिंग डेज होंगे जो हमारे अप्रैल के होंगे। अप्रैल में हमारा सीडीएस होगा ना, तो अप्रैल के अगर 1-2 हफ्ते में जब भी होता, मैंने डेट नहीं देखा है, तो अप्रैल के जो भी फर्स्ट या सेकंड वीक में जब तक होगा, तो भाई वो भी आपके डेज इंक्लूड किए जाएंगे। तो अराउंड मेरे ख्याल से 100 डेज समथिंग आपका बैच होगा, अक्टूबर से लेके नवंबर और दिसंबर तक बैच 1 होगा। ठीक है, और बैच 1 के बाद में अक्टूबर टू दिसंबर। और फिर जो आपका नया बैच होगा दैट विल बी फ्रॉम जनवरी टू मार्च। जनवरी मार्च मतलब जनवरी टू अप्रैल ही हो गया, तो भाई ये आपका बैच 2 हो। तो 2 बैच लॉन्च किए जाएंगे आपके। अभी अगर आप लोगों को उनको ज्वाइन करना हो तो बस प्लीज कीप एन आई। इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे सब जगह इन्फॉर्मेशन बैचेस के रिगार्डिंग आती रहती है। एंड दिस टाइम वी विल बी इंक्लूडिंग मैथ्स एज वेल। अभी तक हम लोग मैथ्स नहीं करते थे भाई, मैथ्स का अच्छा टीचर नहीं था हमारे पास, लेकिन नाउ आई फाइंड आउट। एक बंदा मुझे मिल चुका है, काफी अच्छा है, उसने काफी अच्छे एग्जाम्स क्लियर किए हैं। रिसेंटली मैंने वीडियोस डाले थे आर्यन के, आर्यन भदौरिया। तो आर्यन भदौरिया के वीडियोस यू कैन सी, उनके जो पूरे एक्सप्लेनेशंस हैं प्रीवियस ट्रेंड्स के, प्लस उसके साथ साथ स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए आपकी, वो सब उसने डाल रखी है। ठीक है, तो भाई वी विल बी इंक्लूडिंग आर्यन एज अवर मैथ्स टीचर। तो भाई इस बार से क्या होगा, मैथ्स का कोर्स भी आपका इंक्लूड किया जाए। तो भाई आईएमए वाले जो पहले निराश होकर लौट जाते थे, डोंट वरी, हम मैथ्स भी कवर करेंगे। ठीक है, ठीक है मित्रों, आज के लिए इतना ही। प्लीज पुट योर व्यूज इन द कमेंट्स, कमेंट्स में व्यूज डालिए, मुझे बताइए कि हाउ डू यू फाउंड फाइंड दीज वीडियोस, कैसे लगते हैं आपको। एंड या सो ऑन, प्लीज डू शेयर एक्स वेल। थैंक यू गाइस, जय हिंद।